नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बेंगलुरु में हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी ने सबका काफी ध्यान खींचा है। लेकिन बात सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस पूरे मामले के जरिए ये समझेंगे कि कैसे हमारा कानूनी ढांचा, खासकर नाबालिग पीड़ितों को सपोर्ट करने वाले नियम लगातार बदल रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। तो खबर ये है कि बैंगलोर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के महासचिव आनंद पी को अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, यहाँ किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं है। हमारा फोकस पूरी तरह से उन आधिकारिक पुलिस शिकायतों और दर्ज रिपोर्ट्स पर है जो इस आपराधिक जांच का आधार हैं। एकदम निष्पक्ष होकर सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। इस पूरे मामले में जो चीज स्थिति को बेहद संवेदनशील और गंभीर बनाती है, वो है 1 नंबर 16। शिकायतकर्ता की बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल है और इसी वजह से ये पूरा मामला सीधे पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के बेहद सख्त नियमों के दायरे में आ गया है। ये कोई आम मारपीट का केस नहीं रह गया है, बल्कि सीधे तौर पर एक नाबालिग की सुरक्षा और उसके अधिकारों से जुड़ा एक बेहद संगीन मामला है। भाग 1, एफआईआर के अंदर आरोपों का विश्लेषण। अब जरा घटनाओं के क्रम पर नजर डालते हैं कि आखिर एक घरेलू विवाद इतना बड़ा क्रिमिनल केस कैसे बन गया। 40 वर्षीय शिकायतकर्ता की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक कथित अवैध संबंध से हुई। दावा ये है कि करीब 3-4 सालों से ये सिलसिला चल रहा था। जब परिवार ने और खासतौर पर बच्चों ने इसका विरोध करना शुरू किया तो हालात बिगड़ गए और बात कथित तौर पर हिंसक प्रतिक्रिया तक पहुंच गई। इस एफआईआर में सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि आरोपों की पूरी एक लंबी लिस्ट है। इसमें लोहे की छड़ों, डंडों और चाकू से शारीरिक हमला करने के दावे शामिल हैं। साथ ही काटने, क्रूरता दिखाने और आपराधिक रूप से धमकाने जैसी बातें भी दर्ज हैं। और जैसा कि पहले बताया, पॉक्सो एक्ट का गंभीर उल्लंघन और संपत्ति को लेकर जबरदस्ती करने के आरोप भी लगाए गए हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी दावे फिलहाल पुलिस जांच के अधीन हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा एफआईआर के इस सीधे अंश से लगाया जा सकता है। शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आनंद ने मेरी 16 वर्षीय बेटी को अनुचित तरीके से छुआ है और उसके साथ अभद्र भाषा में बात की है। ये एक बेहद परेशान करने वाला आरोप है और सच कहें तो यही वो मुख्य बिंदु है जिसने इस केस में पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराओं को लागू करवाया है। इसके अलावा बात सिर्फ शारीरिक हिंसा या दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच एक और एंगल से कर रही है और वो है संपत्ति का विवाद। ऐसा आरोप है कि आरोपी और शिकायतकर्ता की पत्नी ने मिलकर बिना सहमति के योजनाबद्ध तरीके से प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया। ये दिखाता है कि इस पूरे विवाद की जड़ें असल में कितनी गहरी और उलझी हुई हैं। भाग 2, व्यवस्था में बदलाव, बाल पीड़ितों को समर्थन। अब इस स्थानीय अपराध की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़े परिदृश्य को समझते हैं। 2012 के पॉक्सो एक्ट में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट पर्सन यानी सहायता व्यक्ति। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा इतने गहरे ट्रॉमा से गुजरता है तो पुलिस और कोर्ट की जटिल प्रक्रियाएं कितनी डरावनी हो सकती हैं। ऐसे में ये सहायता व्यक्ति बच्चे, उसके परिवार, पुलिस और अदालत के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है ताकि बच्चे को सही मेडिकल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल सके। तो सवाल उठता है कि बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। पुरानी व्यवस्था और नए दिशा निर्देशों के बीच का फर्क इस बात को एकदम साफ कर देता है। पहले क्या था कि सहायता व्यक्ति बनने के नियम बहुत व्यापक और ढीले थे, भूमिकाएं भी तय नहीं थी। इससे काफी कंफ्यूजन होता था और जवाबदेही भी नहीं होती थी। लेकिन अब बेंगलुरु शहरी सीडब्ल्यूसी ने जो नए नियम बनाए हैं वो काफी सख्त हैं। अब एक अनिवार्य प्राधिकरण पत्र यानी ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वो व्यक्ति या संस्था बच्चे को ठीक ठीक किस तरह की मदद देने वाली है। इस नई मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी को जमीन पर उतारने का तरीका भी काफी स्पष्ट है। सबसे पहले एक ऑथराइजेशन लेटर जारी होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। उस सपोर्ट पर्सन को हर महीने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट और दस्तावेज सीडब्ल्यूसी को जमा करने होंगे और इस लेटर की एक निश्चित अवधि होगी जिसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। ये सुनियोजित कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जो भी व्यक्ति बाल पीड़ित की मदद करने का दावा कर रहा है उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस नए सिस्टम की एक और खास बात यह है कि सिस्टम के अलग अलग हिस्से अब मिलकर काम करेंगे। नया नियम ये सुनिश्चित करता है
कि ऑथराइजेशन लेटर की एक कॉपी सीधे विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लॉ एनफोर्समेंट की सभी शाखाओं को ये पक्के तौर पर पता होगा कि पीड़ित बच्चे के साथ कौन सा अधिकृत व्यक्ति काम कर रहा है। इससे पूरे ढांचे में एक जबरदस्त पारदर्शिता आती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाते हैं। कानूनी प्रणाली न्याय की तत्काल आवश्यकता और एक नाबालिग पीड़ित की शारीरिक और मानसिक भलाई की निरंतर सुरक्षा के बीच प्रभावी ढंग से कैसे संतुलन बना सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे समाज, नीति निर्माताओं और पूरी न्याय व्यवस्था को लगातार मंथन करने की जरूरत है। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।